लोग को क्लास 10 का दोस्तों 26 अक्टूबर के दिन जो आप लोग को एग्जाम होने वाला है साइंस का, उसका मोस्ट वीवाई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो आप लोग को एग्जाम की दृष्टि में काफी इंपोर्टेंट प्रश्न सब है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो को लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सर्वोत्तम सुचालक मतलब सबसे अच्छा सुचालक है। ए नंबर ऑप्शन है Cu कॉपर, बी नंबर Ag सिल्वर, सी नंबर Al एल्यूमिनियम और डी नंबर Fe आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ag सिल्वर। सिल्वर दोस्तों ये विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, तो एक का आंसर हो जाएगा बी नंबर Ag। अगला दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि बोल सकते हो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या 12 कैरेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। तो दो का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो दोस्तों आप लोग का एक केमिस्ट्री में सक्रियता सरणी में आप लोग का एक तो दिया गया है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। वहाँ आप लोग को आरोही क्रम में बढ़ते हुए मैंने घटते हुए क्रम में वहाँ पे दिया गया है कौन कौन वाला ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। वहाँ आप लोग को देख लीजिएगा कि सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। इसको भी दोस्तों याद करने की एक ट्रिक है जो मैं केदारनाथ का माली इस प्रकार से आप लोग को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली, माली मतलब होता है मैग्नीशियम, आलू मतलब AAL। तो इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आप लोग को पूछा गया है कि कौन वाला सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है के मतलब होता है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो दोस्तों 1 ग्राम सोना से याद रख लीजिए 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर तार बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। अगला 5वां प्रश्न देख लीजिए। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीरा होगा। अगला 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा का जन्म तंत्र का भाग नहीं है। मादा में दोस्तों अंडाशय भी पाया जाता है और गर्भाशय भी पाया जाता है और यहाँ पे डिम्ब वाहिनी नालिका भी पाई जाती है, किंतु शुक्रावहिका ये आप लोग का नर जनन तंत्र का भाग है, इसलिए इसके आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाग, मादा का भाग नहीं बोला है। तो हम ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न है, ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? तो दोस्तों ब्रायोफाइलम में एक प्रकार का पत्ती होती है। दोस्तों ब्रायोफाइलम में एक प्रकार का पौधा होता है जिसका जो पत्ती से ना क्या होता है, पत्ती से भी हम लोग नया पौधा को उगा सकते हैं। तो ब्रायोफाइलम में कायिक भाग क्या है? हम लोग का पत्ती है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पत्तियां। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। मानव मादा में निषेचन होता है, मोस्ट वीवाई प्रश्न है। तो दोस्तों मानव मादा में निषेचन कभी भी योनि में टिक मत करना। तो मानव मादा में जो निषेचन होता है वो दोस्तों आप लोग का होता है फ्लोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्लोपियन नलिका में। अगला 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कायिक प्रबंधन संभव है? तो दोस्तों कायिक प्रबंधन किसके द्वारा संभव होता है? जड़ से, तना से, पत्ती से, ये उपयुक्त सभी। तो कायिक प्रबंधन दोस्तों जड़ से भी हम लोग पौधा उगा सकते हैं, तना से भी पौधा उगा सकते हैं और पत्ती से भी उगा सकते हैं। यानी कि देखा जाएगा तो इनमें से सभी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी द्वारा। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है, प्राकोष में क्या पाए जाते हैं? तो दोस्तों प्राकोष में पाया जाता है प्राकोन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकोन पाए जाते हैं। अगला 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है मरकरी, जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं। पारा का कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसको हम लोग हो जाएगा सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na और जिसका परमाणु संख्या होता है 11। तो चाकू सोडियम को हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक क्या है? तो इसके आंसर हो जाएगा सिल्वर। मैंने आप लोग को क्वेश्चन में भी बता दिया, सिल्वर होता है Ag जिसका परमाणु संख्या होता है 47। ये है आप लोग को ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो कुचालक होती है, इसमें हो जाएगा मरकरी और लेड। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। सब्जेक्टिव प्रश्न में चलिए
सब्जेक्ट प्रश्न में देख लीजिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तो इसके आप लोग उत्तर देख लीजिए। सोडियम मतलब इसको केरोसिन तेल यानी कि मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? देख लीजिए, सोडियम में उच्च अभिक्रियाशीलता पाई जाती है, यानी कि सोडियम जल्दी रिएक्शन होती है। यदि इसे खुले में रखा जाता है तो ये ऑक्सीजन से तेजी से, आगे देख लीजिए, ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया पर आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न 13 नंबर देख लीजिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण देना है। तो इसका उत्तर ऐसे लिख लीजिए, ऐसे धात्विक ऑक्साइड या धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, यानी कि अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखना है। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है, आप लोग लिख लीजिएगा। एक तरफ अलैंगिक जनन लिख लीजिएगा और एक तरफ लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में 1 नंबर पॉइंट लिख लीजिएगा, इस प्रक्रिया में एक कोशिका अथवा एक जनक ही भाग लेते हैं, लेकिन लैंगिक जनक में 2 युग्मक जिसमें एक जनक और 2 विभिन्न जनक से उत्पन्न की साझेदारी होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है जनक का पूरा शरीर अथवा एक कोशिकीय या प्रबंध जनन इकाई हो सकती है। इसमें जनन इकाई को युग्मक कहते हैं जो एक कोशिकीय अथवा हैप्लॉइड भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, इस प्रक्रिया में उत्पन्न संतति आनुवंशिकी से जनक के समान होती है, यानी कि अलैंगिक जनन में जो जनन होगा वो अपना माँ बाप के जैसा ही सेम टू सेम कॉपी होगा, लेकिन इसमें लैंगिक जनन में क्या होगा, इसमें संतति प्राय अपने जनकों से भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। अगला है पुष्प के अनुदेश काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो पुष्प के अनुदेश काट का नामांकित चित्र इस प्रकार से बना लीजिएगा। एक पुष्प दिखा लीजिएगा, पुष्प में चलिए ये है एक पुष्प, इस प्रकार से बना लीजिएगा। पुष्प के जो नीचे ग्रीन वाला पार्ट्स होता है ये उसको कहते हैं बाह्यदल, और जो यहाँ पे रेड रेड दिखता है उसको कहते हैं दल, यानी कि पंखुड़े भी कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक मेल पार्ट्स होता है और ये वाला बीच वाला फीमेल पार्ट्स। मेल पार्ट्स में दोस्तों सबसे ऊपर में जो येलो टाइप का रहता है, जो छूने से हाथ में चिपक जाता है, उसको कहते हैं परागकोश। और बीच वाला जो डंठल रहता है उसको तंतु, इन दोनों को कहते हैं पुंकेसर। और जो सबसे बीच में भाग होता है उसको स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर का 3 भाग होता है, ऊपर वाला भाग को वार्तिकाग्र और बीच वाला भाग को वार्तिका और सबसे नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय। अंडाशय में ही बीज का निर्माण होता है।